जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच, एक ओंकार। मात पिता हम बारिक दे, Jai Guru Ji, Sangat Ji. Over to you, Suresh uncle. कनौ आंटी जरा स्क्रीन ठीक कर लीजिए। कनिका आंटी जरा स्क्रीन को ठीक कर लीजिए प्लीज। हाँ जी अंकल, हाँ जी, डूइंग। जय गुरु जी अंकल, ओवर टू यू सुरेश अंकल। जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जेठ अंकल आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। All Jethra uncle, namaste. Welcome to Shukrana Guruji Maharaj the multilingual page. Thank you for joining us today. We are very privileged to have you. हम वेट कर रहे हैं, मैंने आपके सत्संग सुने हुए हैं पहले, and I am really looking forward to hearing you again today. और one more thing, we have started a new segment जहाँ पे हम चाहेंगे out of your experiences एक व्याख्या explain करना. So if you could do that for us, जो भी आपका experience है in relation to this, आपने क्या देखा, आपको क्या लगता है in relation to this व्याख्या of Guruji, if you can share with us during your satsang, we'll be very grateful. So the vachan is, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है. So I'm sure you are mindful of this and you will be able to tell us what are your experiences in relation to Guruji's family, how the members were, how they interacted, and how they were also dependent upon Guruji for blessings. जय गुरु जी। गुरु जी जय को गुरु। मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। गुरु जी ने हमारी लाइफ इतनी सिंप्लीफाई कर दी है, कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं। कहते हैं बस अपना मन साफ रखो। अगर आपका मन साफ है तो आपके लिए नलके का पानी भी गंगा जल है, और अगर मेरा मन साफ नहीं है तो मैं 1 का 100 बार गंगा में नहा लूं, हाँ ये तन जरूर साफ हो जाएगा, पर व्हाट अबाउट जो मेरे अंदर मैल है, जो छल कपट है, वो तो वही रहेंगे ना। गुरुजी ने हमारी लाइफ इतनी सिंप्लीफाई कर दी, इतनी सिंप्लीफाई कर दी ना, कुछ कहने की वो नहीं है। इतना देते हैं हर एक को विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा, नया पुराना, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी नहीं है। गुरु जी के लिए सब बराबर हैं। जैसे एक माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, पर हाँ जिस बच्चे को, जो बच्चा कमजोर होता है, रोज बीमार पड़ जाता है, माँ उसको दवाई भी देगी, टॉनिक भी देगी, खाना भी ज्यादा अच्छा, दूध घी मक्खन देगी, और दूसरे बेटे को छोड़ देगी। ये नहीं कि वो दूसरा बेटा उसे प्यारा नहीं है, पर जिसको जब जहां जितनी जरूरत है, हमारे गुरुजी भी ऐसा ही करते हैं। मैं ऑब्वियसली आप लोगों से बहुत गया गुजरा था, इसीलिए गुरुजी ने पहले मुझे बुला लिया और इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं उन्हें डिस्क्राइब कर सकूं।
मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि मैं गुरु जी के पास कब, क्यों और कैसे गया था। आज से कोई 24 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मेरे पास सब था जो एक नॉर्मल आदमी चाहेगा। एक बढ़िया नौकरी, वेरी हैप्पी फैमिली। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर था, काफी अच्छी पोस्ट होती है। मेरी आंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में। 2 बेटे, बड़ा बेटा इंजीनियर, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर। छोटा बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था। एक बेटी मैरिड एंड वेल सेटल्ड। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। अगर आप मुझे कहते भी ना कि चलो भाई एक ऐसे गुरुजी हैं वो बहुत कुछ दे देते हैं, मैं कहता नहीं भैया, ना मुझे किसी चीज की जरूरत है, ना मेरे पास टाइम है। क्योंकि मुझे अपनी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से आए दिन डिनर, ड्रिंक्स, 5 स्टार होटल्स में पार्टीज की इनविटेशंस रहती थी। अचानक ये 1997 की बात है, मेरी जिंदगी में ऐसा भयंकर तूफान आया, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। पता चला बड़ा बेटा एकदम हेल एंड हार्टी था, उसने कभी क्रोसिन भी नहीं ली थी, कभी बुखार भी नहीं हुआ था। अचानक वो बीमार पड़ गया। पता चला उसको कैंसर है, और वो भी ऐसा कैंसर जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। हमने उसकी बायोप्सी यहाँ एम्स में करवाई, अमेरिका में करवाई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, जो कि इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बढ़िया कैंसर का हॉस्पिटल है, वहां पर भी करवाई। हमें हर जगह से जवाब मिल गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ने यहाँ तक कहा, कहते हैं ये कैंसर तो 2-3 साल के बच्चे को होता है, इसको पता नहीं कैसे 24 साल की उम्र में हुआ है, इसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए, भूल जाइए कि कोई तरीका है कि आप इसे बचा सकें। अकलमंदी होगी कि ये जितना जल्दी जाता है जाने दो, क्योंकि जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। आप समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। अचानक इतने लाचार निस्सहाय हो गए, समझ नहीं आए क्या करें। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली बार हो, 10वीं बार या 50वीं बार, आप इस द्वार पे तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कोई नहीं आ सकता। मेरी आंटी के किसी कलीग ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, अच्छा होगा कि आप उनके पास जाइए। और सच मानिए, हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। हमने सोचा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है, किसी ने उसको कोई ताबीज बांध दी या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? पर हम इतने लाचार थे, हमारे पास कोई और द्वार नहीं था जहां हम जा सके। सिर्फ इसलिए बगैर विश्वास के हम मजबूर होके गुरुजी की शरण में गए। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, 2 अक्षर, कल्याण कीता। और आप विश्वास करेंगे, उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स दंग रह गए, हैरान हो गए, कहते हैं ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। ये कैसे हुआ, हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। फिर गुरुजी कहने लगे, मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। ऑफ कोर्स उसकी उम्र भी थी, और कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि बेटे की शादी हो। पर आप में से कुछ तो कम से कम जानते होंगे कि कैंसर आपका एक बार ठीक हो भी जाए तो फिर होने का बहुत खतरा रहता है, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। इसलिए इसकी कहीं बात नहीं बन रही थी। बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आए और सब बातें ठीक,
जहां हम उनको बताते कि भाई देखो आज ये गुरुजी की कृपा से ठीक है, पर इसको कैंसर हो चुका है, बस उसके बाद वो हमें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती। ये सिलसिला काफी देर चलता रहा। गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, हुआ कुछ भी नहीं। आखिर एक दिन फिर जब इन्होंने मेरी आंटी को बोला, वो उसी को बोलते थे, मुंडे दा ब्याह कर ले। कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए, क्योंकि तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरुजी कहते हैं ठीक है, तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। तो मेरी आंटी कहती है गुरुजी पंजाबी लड़कियों की तो प्रपोजल सी नहीं आएंगी हमारे पास, क्या करें, एक ऐड दे दें न्यूज़पेपर में। कहती है नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। अब हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया होगा, 1 साल या 1 साल से कुछ कम। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है। यहाँ दिल्ली में लोधी रोड पे एक सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस कॉम्प्लेक्स। वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10-12 ऑफिसेस हैं, ये उनमें से एक में काम करता था। एक दिन ये कैंटीन में बैठा था, कोई लड़की आई उसके पास, उसी की ऑफिस की, पर जिसे वो जानता नहीं था। पहली बार एक दूसरे की शक्ल देखी, और एटलीस्ट इसने उसकी शक्ल देखी। वो खुद आई इसके पास और बात करने लगी, किसी ना किसी बहाने से 1 बार मिली, 2 बार मिली, 3 बार मिली, और सून इनफ वो उसको कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया कि देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूं, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। अब गुरुजी की लीला देखिए, उस लड़की का अपना सगा मामा कैंसर में मर चुका था, उसको पता था इसको फिर कैंसर होने का काफी खतरा है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरुजी का नाम तक नहीं सुना था, मिलना तो दूर रहा, कभी नाम भी नहीं सुना था, पता भी नहीं था कि भाई ऐसे कोई गुरुजी हैं दिल्ली में। फिर भी वो कहती है कोई बात। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने बोला भाई देखो हमारी तरफ से तो सब ठीक है, पर हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन गुरुजी लेंगे, उनको चॉइस तो कुछ था नहीं। कहते हैं ठीक है, आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रपोजल आए हैं। गुरुजी कहते हैं हाँ कर लो ब्याह। और जैसे उन्होंने कोई 10-12 महीने पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। शादी के कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा कि अब अपनी फैमिली बढ़ाई जाए। ऑब्वियसली कोई भी मैरिड कपल चाहेगा कि हमारी फैमिली बढ़े। पता चला लड़की को माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। डॉक्टर्स कहती हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% हैं, और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। 3 साल ये पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट के पास बैठ के, पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया, हर एक का वही जवाब, अपना बच्चा भूल जाओ, कोई चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। 31 दिसंबर 2005, जैसा कि आप में से कई जानते होंगे, न्यू ईयर्स ईव का दिल्ली में जो गुरुजी का बड़ा मंदिर है उसमें बहुत बड़ा फंक्शन होता है। हम भी वहां गए हुए थे। अच्छा, हम भी वहां गए हुए थे। गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। प्रसाद कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, प्रसाद प्रसाद है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। उस दिन मेरे ख्याल लड्डू प्रसाद था, मोतीचूर के लड्डू। जब मेरी बहू को गुरुजी ने प्रसाद दिया, कहती हैं ले तेनू दवाई देती। उसी महीने जनवरी में उसने कंसीव किया। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे, माइंड यू दिन, नॉट इवन हफ्ते। संगत से कोई अनजान आंटी आके उसको कहती है, मेरी बहू को,
कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। और गुरुजी के सपने, जैसा कि आप में से कई जानते होंगे, सपने नहीं होते, वो हकीकत होती हैं। इतना अर्ली था, मेरे बेटे बहू को नहीं पता था, उनके डॉक्टर को नहीं पता था, सास डॉक्टर है उसको नहीं पता। संगत से अनजान आंटी आके कहती है कि गुरुजी कहते हैं तेरे को जुड़वा बच्चे हैं। 24 फरवरी 2006 महाशिवरात्रि का दिन। मेरी बहू को कंसीव किए कोई 1-1.25 महीना हुआ था, दैट्स ऑल। सवेरे सवेरे उसको सीवियर ब्लीडिंग हो गई। उसने अपनी डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर कहती है ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, बेड पैन यूज करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, और जो तुम अपने घर से मेरे यहाँ तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। शाम को, महाशिवरात्रि का दिन, शाम को बड़े मंदिर में साल का वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, महाशिवरात्रि और 7 जुलाई। अगेन गुरुजी की लीला देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहां तक मुझे पता है ओनली टाइम अभी तक, ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा कि अरे यहाँ पर तो हजारों लोग होंगे इस फंक्शन में, हर एक अंकल हर एक आंटी बोलेगी कि भाई आरती मैं करूं, हम किसको हाँ बोले किसको ना बोले, चलो लॉटरी डालते हैं। जहां तक मुझे पता है सिर्फ उसी टाइम ये लॉटरी डली थी, ना उससे पहले कभी, ना उसके बाद में कभी। बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है, पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, हम काका इनको भी टेंशन हो जाएगा। जब लॉटरी डाल रहे थे मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला, और जो गुरुजी की मर्जी, मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे भाई कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम उन भाग्यशाली में से हो जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहती है मुझ में बिस्तरे से उठने की शक्ति नहीं थी, सारे दिन मैं बिस्तरे से उठी नहीं थी, बेड पैन यूज किया था। पहली बार वो बिस्तरे से उठी, तैयार हुई, वो गाजियाबाद में रहते थे, गाजियाबाद से बड़े मंदिर 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद बड़े मंदिर पहुंची, गुरुजी की आरती की, और 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद वापस घर गई। बहू बेटा कहते हैं हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं बढ़ी। कहे कि तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ, और तुम 90 किलोमीटर ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन नहीं तो और क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है एक बेबी का प्लेसेंटा मां से अलग हो चुका है, अब तो उसको ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन। अब बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन पे ये तो आप 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। कहती है अब तो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने का सवाल ही नहीं होता, वो बच्चा मर जाएगा और जहर फैल जाएगा, दूसरा बच्चा भी उससे मर जाएगा। पर जब तक एक दूसरा बच्चा जिंदा है हम एबॉर्शन भी नहीं कर सकते। पर हाँ, इस प्रेगनेंसी का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई सवाल नहीं पैदा होता कि ये प्रेगनेंसी चल सके। पर गुरुजी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। उस हालत में भी उसकी प्रेगनेंसी चलती रही। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने ना कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है, बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के प्रेगनेंसी चल रही है, बच्चे जिंदा हैं। हाँ, उनका रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कम हो गया। उसने एंड ऑफ जनवरी में कंसीव किया था, 22 अक्टूबर को ड्यू थी। गुरुजी ने एग्जैक्ट डेट पहले बता दी, 21 सितंबर, 1 महीना 1 दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे ओम। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं।
नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम हैं। मेरे बेटे को कहते हैं, देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जब तुम मांगना तो छोड़िए, मैंने आपको बताया बच्चे कैसे हुए। हमने गुरुजी को कभी बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ मेहर कीजिए। और मेरी आंटी को कहती है, आंटी कदी वेख्या कदी सुनिए कैंसर वाले बंदे नु बच्चा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर दे। ये हैं हमारे गुरुजी। अब मैं पहले आपको गुरुजी के बारे में कुछ बताता हूँ। ऑफ कोर्स वो तो इतने अनंत हैं, मैं क्या अगर माँ सरस्वती उनके बारे में बताने लगे ना तो अब से लेके प्रलय काल तक वो उनको नहीं डिस्क्राइब कर सकती। पर मैं अपनी मोटी बुद्धि से थोड़ा बहुत कुछ आपको बताता हूँ। हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, महाशिव दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। कहती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो हो ही क्या सकता है। कहती है मैं ओम हूं, मैं अपनी मर्जी से आता हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं। कभी सुना है आपने कि कोई ऐसे बोले, मैं अपनी मर्जी से आता हूं, अपनी मर्जी से आता हूं, मैं जोत से आया हूं, जोत में मिल जाऊंगा। उनका जन्म हुआ था पंजाब में, एक छोटा सा गांव है डुगरी। डिलीवरी रात के टाइम हो रही थी, घर में दाई करवा रही थी। जैसे ही गुरुजी पहली बार ये पार्थिव शरीर लेके इस पृथ्वी पर आए, आसमान से एक बहुत पावरफुल दिव्य ज्योत आई, पूरा कमरा फ्लडेड विथ लाइट। पता नहीं कहां से शेषनाग प्रकट हो गया। वो दाई जो डिलीवरी करवा रही थी वो तो डर के भागने लगी, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। इधर जाए तो इधर शेषनाग, उस साइड जाए तो उस साइड शेषनाग। शेषनाग पता नहीं कहां से आया, गुरुजी को प्रणाम किया और पता नहीं कहां चला गया। बहुत बाद में किसी ने गुरुजी से पूछा, जब वो थोड़े बड़े हुए थे, कि गुरुजी वो क्या था। कहते हैं जहां शिव जी होंगे वहां शेषनाग और सांप तो होंगे ही ना। गुरुजी हमारे अंतर्यामी हैं, वो आपके मन की हर बात जानते हैं। आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का, बीते हुए जो चल रहा है और आने वाले जन्मों का, वो सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। करने को वो कुछ भी करते हैं। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देते हैं। मुझे केसेस पता है जहां आंटी जहां आंटी बच्चे दानी नहीं है या फेलोपियन ट्यूब नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया। मैंने अभी अपने पोते पोती का बताया कि जिनको पता नहीं कितने डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, उनको जुड़वा बच्चे दे दिए। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही है, यमराज आया, वो किसी अंकल को ले जाने लगा। गुरुजी कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उसे आज लेके नहीं जाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया है, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। गुरुजी कहते हैं नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। यूं मुर्दों को जिंदा कर देती हैं। मैं आपको 2 इंस्टेंसेस बताता हूं। अभी छोटे से लड़के ही से डुगरी की बात है, कहीं बाजार में खड़े होंगे, वहां से किसी की लाश ले जा रहे थे। गुरुजी ने पूछा ये कौन है। कहते हैं जी कोई 9 साल की बच्ची थी, वो मर गई है। गुरुजी ने कहा रखो नीचे लाश। उन्होंने रख दी। गुरुजी कहते हैं जाओ कहीं से 1 लोटा जल का तो ले आओ। वो भाग के गए और ले आए। गुरुजी ने उसके मुंह से चादर हटाई, 2 छींटे जल के मारे और वो लड़की खड़ी हो गई, जिंदा हो गई फिर से। इस इंसिडेंट के 25 साल बाद
जब उस लड़की की शादी हो चुकी थी, बच्चे थे, मैं और मेरी आंटी खुद उस आंटी से डुगरी में मिल चुके हैं। मैं आपको अपना बताता हूं, ये है मार्च 2004 का इंसिडेंट। मुझे थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरा सांस उखड़ जाता था। एक दो स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहा जी एंजियोग्राफी करवा लो, लगता है बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या कम से कम स्टेंट डलवाना पड़ेगा। मैंने दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल है, काफी बढ़िया, वहां पर एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद गुरुजी को बताया, माइंड यू कुछ मांगा नहीं, सिर्फ बताया गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बत्रा में नहीं, तो एम्स में करवा। क्योंकि उनको पता था कि मेरी एंजियोग्राफी में क्या होगा और कुछ प्लेसेस पे वो ज्यादा ब्लेस कर सकते हैं। एम्स में आपको तो पता होगा कईयों को 6-6, 8-8 महीने आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरुजी की कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई, मेरी एंजियोग्राफी हुई। कहते हैं रिजल्ट आया, कहते हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक पहले कभी हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता नहीं चला, आपकी हार्ट बहुत ही डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। फिलहाल तो वो मुझे ICCU में ले गए कि ठीक है, सीनियर डॉक्टर जो इंचार्ज है वो जब फ्री होगा आएगा, आपको देखेगा तो डिसाइड करेगा कि क्या करना है आपका, स्टेंट डलेंगे, बाईपास ऑपरेशन होगी या क्या होगा। मैं वहां ICCU में पड़ा रहा। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर्स ने कहा खत्म है, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। पर मेरे मालिक तो बैठे हुए हैं ना, गुरुजी मेरे, बगैर कुछ बताए उनको, बगैर कुछ, गुरुजी ने खुद ही मेरी टेक केयर कर ली और गुरुजी की कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। मैं वहां ICCU में पड़ा गया। रात को 9 बजे जब वो डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर इंचार्ज ऑफ द शिफ्ट, जब वो फ्री हुआ, वो आया राउंड पे, वो तो मेरी हालत देख के दंग रह गया। वो अपने स्टाफ पे गर्म हुआ, कहते तुमने किया क्या है, इतने घंटे बर्बाद कर दिए, इसको तो किसी भी मिनट तीसरा हार्ट अटैक आएगा और खत्म, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुमने मुझे उसी टाइम क्यों नहीं बुलाया। मैं तो कुछ सुनने समझने लायक हालत में ही नहीं था। मेरी आंटी को उसने बताया, कहता है देखो इसको अगर हमने छोड़ दिया तो किसी भी मिनट इसको तीसरा हार्ट अटैक आएगा और खत्म, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएट मतलब अभी, मैं सवेरे तक वेट नहीं कर सकता। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है, हर हॉस्पिटल में रोज पता नहीं कितने होते रहते हैं। पर जो इसकी हालत है, काफी रिस्क है। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं ऑपरेशन करूंगा, वरना ऐसे पेशेंट को मैं हाथ नहीं लगाता। अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसका भी तो रिकॉर्ड खराब होता है ना, कि ये पेशेंट का ऑपरेशन करते करते मार देता है। अब हम ऐसे फंसे आगे कुआं पीछे खाई, ना बगैर ऑपरेशन के रह सकते हैं और ऑपरेशन काफी रिस्की है। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी अंकल ICCU में है और डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं, समझ नहीं आता क्या करें। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीड़ेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पे था। रात को 11 बजे जब मेरी आंटी ने क्लियरेंस दिया, वो मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले गया और मेरा उसने ऑपरेशन किया। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। सवेरे 5:30 बजे जैसे मुझे वापस ले आए ICCU में, पता चला कि अंदर आर्टरी बस्ट हो गई है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर मुझे खोला, 1.5 घंटा जो इनको करना था किया और फिर वापस ICCU में ले आए। नॉर्मली इस ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन ICCU में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता ICCU में था
with every possible life support system. 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा, बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती, डॉक्टर आए दिन एक वो इमरजेंसी सपोर्ट हटाता, कभी वेंटिलेटर, कभी ऑक्सीजन, कभी पेसमेकर। कहता है ये मत सोचो कि तुम खतरे से खाली हो, तुम अब भी खतरे में हो। 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा, बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती, 2 बार फिर एडमिट हुआ एज इंडोर पेशेंट। मेरे लंग्स इतने कमजोर हो गए कि 3 महीने मैंने एक अक्षर नहीं बोल सका। 3 महीने मेरे को करवट बदलने की इजाजत नहीं थी, मैं सीधा पीठ पे लेटता था। ये आज से 17 साल पुरानी बात है, मार्च 2004 की। आज मैं आपके सामने हूं भला चंगा। एक बात और मैं आपको बताऊं, मुझे हर 3-4 महीने में उस डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ता है। वो मेरे प्रोग्रेस से बहुत हैप्पी है। अब 17 साल से जा रहा हूँ, थोड़ी बहुत उससे दोस्ती भी हो गई है, मैंने थोड़ा बहुत उसको गुरुजी के बारे में भी बताया है। अभी कुछ टाइम पहले वो मुझे खुद कहता है जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी लाइफ तो होती है 7-8 साल, उसके बाद फिर आर्टरीज बंद हो जाती हैं, फिर बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरी बार बाईपास ऑपरेशन करवाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। कहता है आप मेरे बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों की जोर पे नहीं चल रहे हो, आप सिर्फ अपने गुरुजी की मेहर से ही चल रहे हो, वही आपको चला रहे हैं। इमेजिन, जो डॉक्टर आज से 17 साल पहले एम्स में शिफ्ट इंचार्ज था, आज वो कितना सीनियर होगा। ये उसके वर्ड्स हैं कि आप सिर्फ अपने गुरुजी की कृपा से चल रहे हो। अब मैं एक चीज और आपको बताऊं, मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने वो 3 महीने इतना सफर किया आप सोच नहीं सकते। जबकि एक और अंकल का मैं आपको बताता हूं, उसने भी एंजियोग्राफी करवाई। डॉक्टर कहता है अरे आपकी तो तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है, आप अभी बाईपास ऑपरेशन करवा लो। वो गुरुजी का भगत था। कहता है डॉक्टर साहब मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए। डॉक्टर कहता है ठीक है, कल शाम सवेरे आ जाना। ये शाम को गया गुरुजी के पास। गुरुजी, डॉक्टर्स कहते हैं मुझे इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं वो कुछ नहीं है, तेरे को वहम ना कीता कर। ना सिर्फ डॉक्टर ने कहा है, उसके हाथ में एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है। कहते हैं गुरुजी डॉक्टर्स तो कह रहे हैं मेरी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है। गुरुजी कहते ले, डॉक्टरों को की पता, उसके हाथ में एंजियोग्राफी रिपोर्ट है, आप उसको बोलो डॉक्टरों को की पता। वो तो हक्का बक्का यूं गुरुजी की तरफ देखने लग गया कि कोई जवाब देने लायक तो वो रहा नहीं। गुरुजी कहते हैं बैठ जा। वो बैठ गया। गुरु उस दिन समोसा प्रसाद था, गुरुजी की प्लानिंग। गुरुजी ने एक हाथ में उठाए 5 रियली बड़े बड़े किंग साइज समोसे, उसको दिए, ले ये खा ले। देखिए, जिसकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है उसको 5 समोसे दे रहे हैं खाने के लिए। एंड चैलेंज इतने बड़े थे कि आप में से या मुझसे किसी से भी नहीं खाए जाएंगे। उस बेचारे ने गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे किसी तरह 5 खा लिए। गुरुजी ने 2 और दिए, ले ये भी खा ले। शामत आ गई पर उसने धीरे धीरे करके वो भी खा लिए गुरुजी की कृपा से। उसके बाद गुरुजी कहते हैं तू एंज नहीं बनेगा, तू कल फिर जाके एंजियोग्राफी करवा ले। अगले दिन ये गया, डॉक्टर साहब मेरी एंजियोग्राफी फिर करो। डॉक्टर कहता है कल तो तुम्हारी एंजियोग्राफी की है, 1 दिन में एंजियोग्राफी में क्या चेंज आएगा। एंजियोग्राफी के चेंजेस आने में तो नॉट इवन महीने, सालों साल लग जाते हैं। इसने जिद की, कहता है डॉक्टर साहब मैं पैसे दे रहा हूं ना, आप करो तो सही। इसने जिद करके एंजियोग्राफी करवा ली और वो डॉक्टर आके हाथ जोड़ के, वो इंडिया का वन ऑफ द 3 टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, वो आके हाथ जोड़ के इससे माफी मांगने लगा। भाई साहब सॉरी, लगता है मेरे स्टाफ ने कुछ गड़बड़ी कर दिया है, रिपोर्ट्स में कुछ मिक्सअप हो गया है। कल की रिपोर्ट में तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, आज की रिपोर्ट में तीनों क्लियर लाइक 20 ईयर ओल्ड यंग मेंस। ये दोनों रिपोर्ट सेम आदमी की हो ही नहीं सकती।
सारी लगता है मेरे स्टाफ ने कुछ गड़बड़ कर दिया रिपोर्ट में। ये कहता है नहीं डॉक्टर साहब, आपके स्टाफ की कोई गलती नहीं है, ये मेरे गुरुजी की मेहर है। वो कहता है मैं ऐसे गुरु को मिलना चाहता हूँ। वो अपनी पूरी टीम लेके गुरुजी के पास पहुंच गया, उनका भगत बन गया, और उसकी अपनी वाइफ को स्किन कैंसर था जो गुरुजी ने ठीक किया। ये हैं गुरुजी। तो देखिए गुरुजी ने उसको 7 समोसे खिला के उसकी तीनों आर्टरीज क्लियर कर दी, मेरी नहीं की। मुझे बोला बेटे ऑपरेशन करवा लेना, मैं हूं ना तेरे साथ। 3 महीने मैंने और मेरी फैमिली ने इतना सफर किया, इतना सफर किया, आप सोच नहीं सकते। क्यों? मेरे पिछले जन्मों के कर्म उस अंकल से बहुत खराब रहे होंगे। गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतूंगा। और वो इसलिए कि तभी आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर होगा और आप मोक्ष के हकदार बन सकेंगे। तो उस अंकल को गुरुजी ने 7 समोसे खिला के तीनों आर्टरीज क्लियर कर दी। मुझे 3 महीने मुझे और मेरी फैमिली को सफर करवा के हमारे कर्म काट दिए। ये हैं हमारे गुरुजी, यूं मेहर करते हैं। इसीलिए गुरुजी अगर आपको कुछ देते हैं तो खुश होइए, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर जो चाहिए वो नहीं देते तो भी खुश होइए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। इसीलिए शब्द आता है सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा। बाकी उनको देने में कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर क्या कब देना है ये गुरुजी पे छोड़ दीजिए। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले मैं आपको लाइफ दूंगा। अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज लेके क्या कर लोगे? उसके बाद मैं हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर हेल्थ नहीं है, आप ICU में पड़े हो, रोज 1-1.5 लाख का खर्चा हो रहा है, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? तो पहले लाइफ दूंगा, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, या और जो चीज आपको चाहिए। बेटी की शादी करवानी है, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, नौकरी चाहिए, व्हाटएवर, वो सब बाद में। टाइमिंग और प्रायोरिटी उन पे छोड़ दीजिए। उनको मुझसे बहुत ज्यादा पता है कि मुझे कौन सी चीज कब देनी है। अगर कोई भी चीज कितनी भी छोटी या बड़ी आपको बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए इस द्वार पे नहीं मिलती, ये समझ लीजिए कि वो आज आपके लिए अच्छी नहीं है। गुरुजी वो देती हैं जो न सिर्फ आपके लिए पर आपकी पूरी फैमिली के लिए अच्छा है। गुरुजी ने हमारी लाइफ इतनी सिंप्लीफाई कर दी, इतनी सिंप्लीफाई कर दी, नहीं कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई वहम नहीं। गुरुजी कहते हैं यहाँ कोई अहम वहम नहीं करना। किसी ने पूछा गुरुजी सब कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं जाना चाहिए। गुरु कहते हैं ओ कमले, काली बिल्ली वड्डी या वाहेगुरु? ऑफ कोर्स वाहेगुरु गुरुजी, तो बस वाहेगुरु का नाम लेते चल दे मन। यहाँ कोई व्रत नहीं रखना। गुरुजी व्रत के डेड अगेंस्ट। इसके भी मैं आपको कहती है अगर भूखा रहने से ही भगवान मिल जाता ना, तो ये जो भिखारी हैं या जो गरीब लोग हैं जो इनको खाना नहीं मिलता, उनको तो आपसे और मेरे से बहुत पहले भगवान मिल गया होता। भूखा रहने से भगवान नहीं मिलता। एक आंटी आई, नवरात्रे चल रहे थे, गुरुजी के यहाँ आई, गुरुजी ने उसको लंगर ऑफर किया। कहते गुरुजी मेरा तो नवरात्रे का व्रत है। गुरु कहते आंटी जा एक नजर किचन विच मार किया। वो गई किचन में, वहां पर 9 की 9 देवियां अपने दिव्य रूप में लंगर बना रही। गुरु कहते हैं आंटी तू ये लंगर नहीं खाएगी? गुरुजी ने हमारी लाइफ इतनी सिंप्लीफाई कर दी, इतनी सिंप्लीफाई कर दी। कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई अहम वहम नहीं, बस अपना मन साफ करके रखो। गुरुजी कुछ बातें कहते थे, अब मैं आपको वो बताता हूँ। नो ABC। A मीन्स अक्यूज, B मतलब ब्लेम, C मतलब क्रिटिसाइज। किसी को अक्यूज मत करो, किसी को ब्लेम मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी निंदा मत करो।
अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो आप उसके कुकर्म, उसके सारे जन्मों के पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी को अक्यूज, ब्लेम या क्रिटिसाइज मत करो, किसी की निंदा मत करो, बस अपना मन साफ रखो। अगर आपका मन साफ है तो आपके लिए नलके का पानी भी गंगा जल है। मैं भी बहुत कुछ करता था, बड़े व्रत रखता था, मंडे का, नवरात्रों का, पूर्णमासी का, एकादशी का। गुरुजी ने सब छुड़वा दिए। कहते हैं भूखे रहने से कोई भगवान नहीं मिलता, बस अपना मन साफ रखो। पूजा के लिए भी कहते हैं कोई बैठ के चौकड़ी मार के ये करके वो करके पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका मन लगे, चलते फिरते, नहाते, सैर करके, जिसमें भी आपको विश्वास है उसको थोड़ा सा याद कर लो, मैं उसी रूप में आपको ब्लेस करूंगा। और वो ब्लेस तो करते हैं। अच्छा, मैं आपको गुरुजी के बारे में बता रहा था कि मैं अब आपको अपनी धोती के बारे में बताता हूँ। अच्छा, गुरुजी कहते हैं आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों के साथ से आपके साथ हूँ। ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, ये सिर्फ उनको पता है। इसलिए यहाँ पर कोई नया पुराना, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ पर सब बराबर हैं। मैं आपको अपनी धोती का बताता हूँ। मेरी बेटी की बेटी, वो जब 15 दिन की थी उसको डबल निमोनिया हुआ, ICU में एडमिट हुई। अच्छा, इंसिडेंटली हम तब गुरुजी से कभी मिले नहीं थे, उनके बाद उनका नाम भी नहीं सुना था। वो ICU में एडमिट हुई। ICU में आपको पता है किसी को जाने भी नहीं देते। गुरुजी ने मेरी आंटी के मन में डाला, कह रहे तू जाके अपनी धोती को तो देख। वो गई ICU में, किसी तरह घुस गई और देखा उसकी धोती का हार्ट फेल हो रहा है। वो इमीडिएटली चिल्लाई, कह रहे आप लोगों ने इसको ऐसे छोड़ दिया, इसका तो हार्ट फेल हो रहा है। सब नर्सेस, डॉक्टर्स भागते हुए आए, अरे हाँ सचमुच इसका हार्ट फेल हो रहा है। और उनको जो करना था किया। गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ दे दी। इस जन्म में हम तब गुरुजी से मिले भी नहीं थे। अच्छा, जब वो 9th, 10th और 11th में थी, तीनों साल मिड सेशन में उसके फादर का ट्रांसफर हुआ। वो पहले दिल्ली में थे, दिल्ली से जद्दा गए सऊदी अरेबिया में, वहां से बेंगलोर गए, बेंगलोर से फिर दिल्ली आए। उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई। जब वो 12वीं में आई, उसने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले रखा था। जब वो 12वीं में आई, कहती है मेरी पढ़ाई, इंजीनियरिंग करना चाहती थी वो, कहती है मेरी पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब हो गई है, नहीं मैं कोप अप नहीं कर सकती, मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं लूंगी, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दूंगी, सोशल स्टडीज ले लूंगी। आपको पता है 12वीं में कभी सब्जेक्ट आपको चेंज नहीं करने देते। फिर भी उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया और गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि प्रिंसिपल इमीडिएटली मान गई। 12वीं में उसका सब्जेक्ट चेंज हुआ, उसने मैथ्स और सोशल स्टडीज ले ली और गुरुजी की कृपा से अच्छी मार्क्स से 12वीं पास की। अब इंजीनियरिंग जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। उसने कहा मैं बी आर्किटेक्चर के लिए जाऊंगी। उसने बी आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई किया। बी आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी था। उसने अप्लाई किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने रूल चेंज किया। हमारे कुछ कहने या रिप्रेजेंटेशन से पहले ही खुद ही यूनिवर्सिटी ने रूल चेंज किया कि नहीं, आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इज नॉट कंपलसरी, सिर्फ मैथ्स चलेगी, सोशल स्टडीज हो तो भी चलेगी। सो शी बिकेम एलिजिबल गुरुजी की कृपा से। वो गई इंटरव्यू में, वहां इंटरव्यू बोर्ड में कोई ब्रिटेन से भी एक्सपर्ट आया हुआ था एक। वो इसका प्रोजेक्ट देख के कहते तुम आर्किटेक्चर के लिए क्यों जा रही हो, तुम्हें तो इंटीरियर डिजाइन के लिए ज्यादा बहुत एप्टीट्यूड है, तुम इंटीरियर डिजाइन में क्यों नहीं जाती।
ये कहती है अब तो मैंने इंटीरियर डिजाइन के लिए अप्लाई नहीं किया, अब कैसे मुझे एडमिशन मिलेगी? कहता है कोई बात नहीं, आपको एडमिशन दे देते हैं, बाद में अप्लाई कर लेना। पहले उसको एडमिशन मिला, उसके बाद उसने अप्लाई किया इंटीरियर डिजाइन के लिए। अच्छा, फिर उसने देखा, कह रहे उसकी जो सब अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं उनको तो प्रिंसिपल ने इस सेक्शन में डाल दिया है, मुझे दूसरे सेक्शन में डाल दिया है। इसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि मैडम प्लीज मुझे भी इस सेक्शन में डाल दीजिए। प्रिंसिपल कहती है देखो यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है, अगर हमें एक बच्चे के कहने पे यूं सेक्शन चेंज करने लगे ना तो फिर हम और कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है, नो सेक्शन चेंज ऑन योर रिक्वेस्ट। शाम को प्रिंसिपल ये क्या कर सकती थी, शाम को प्रिंसिपल इसको घर पे फोन करती है, बेटा आपने जो सेक्शन मांगा था मैं तुम्हें वो दे रही हूँ, पर किसी फ्रेंड को मत बता देना कि तुमने ये रिक्वेस्ट किया था। कहना उन्होंने खुद ही चेंज कर दिया, मैं क्या करूँ। I mean, जो गुरुजी के बारे में नहीं जानता हो उसको आप कहो कि ऐसा होगा, कहेगा यार आप पागल हो या मुझे पागल कर रहे हो, ऐसा कैसे होता है। पर ये सब हुआ है। अच्छा, वो बड़ी हुई तो मैं बताता हूँ, एक साल में उसके कोई 10-12 एक्सीडेंट हुए, 10-12 एक्सीडेंट। जिस गाड़ी में वो बैठती, पापा के साथ, मामा के साथ, बुआ के साथ, भाई के साथ, उसका एक्सीडेंट हो जाता। पर हर बार, कई बार तो गाड़ियों को बहुत नुकसान हुआ, पर हर बार सारे पैसेंजर्स बाल बच गए, किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। मैं मोस्ट रिमार्केबल इंसिडेंट बताता हूँ, जनवरी 2017 का। मेरी दोती ने, उसी बेटी की बेटी ने लगभग 3-4 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। वो जा रही थी गुड़गांव से चंडीगढ़ कोई मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही थी, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। मूर्थल के पास, गुड़गांव से कोई 60 किलोमीटर दूर, पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी को दूसरी ने पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी गाड़ी शायद इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल स्पीड से इसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां मूर्थल से गुड़गांव तक 60 किलोमीटर टो करवा के लानी पड़ी। ठीक करवाने में 1 लाख से ज्यादा लगा। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया। और आप समझ सकते हैं ऐसे मल्टीपल एक्सीडेंट में इतना सडनली होता है, किसी को जय गुरुजी या गुरुजी बचाओ कहने का अवसर ही नहीं मिला। पर आप उन्हें याद करो या ना करो, गुरुजी तो हमेशा अंग संग रहते हैं। किसी आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप मेरा हाथ छोड़ तो नहीं दोगे? गुरुजी कहते हैं मेरे पास तो ये चॉइस ही नहीं है, आप जब चाहो मेरा हाथ छोड़ सकती हो, पर मैंने एक बार हाथ पकड़ लिया, मैं कभी उसका हाथ नहीं छोड़ता। ये हैं हमारे गुरुजी। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बुला लिया है, क्योंकि वो बुलाते हैं सिर्फ हमको ब्लेस करने के लिए। और एक बार आप यहाँ आए, वो आपके जिंदगी के हर एस्पेक्ट का इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ हर चीज मिलती है बिन मांगे, बिन एक अक्षर बोले। सिर्फ एक कंडीशन है कि वो ना सिर्फ आपके लिए पर आपके पूरे परिवार के लिए अच्छी होनी चाहिए। गुरु जी तो यूं ब्लेसिंग्स लुटाते हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। पर हाँ, आप कितना ले पाती हैं डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ब्लेसिंग्स लेने के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली आना पड़ेगा किसी सत्संग में, या जो उन्होंने हमारे लिए यहाँ मंदिर बनाया है दिल्ली में, जिसे हम बड़ा मंदिर कहते हैं,
या डोगरी में है किसी ऐसे मंदिर या सत्संग में जाना पड़ेगा। दूसरा, जब आप यहाँ आते हैं आप सिर्फ गुरु जी के लिए आते हैं, आप उनसे कनेक्शन कीजिए। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। किसी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी ये शब्द हमारी समझ में तो आते नहीं है। गुरु जी कहते हैं, तेरे को समझने के लिए किसने कहा है? मैंने तो सिर्फ सुनने के लिए कहा है। जो आपको जितनी जरूरत होगी उतना आपको समझ आ जाएगा। आपके मन में जो शंकाएं, जो डाउट्स, जो क्वेश्चंस होंगे वो किसी ना किसी शब्द से या किसी के सत्संग से आपको उनका जवाब मिल जाएगा। बगैर क्वेश्चन पूछे, बगैर किसी से बोले, बगैर कुछ बताए आपको उन सब का जवाब मिल जाएगा। तीसरा, जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है, जल प्रसाद हो, लंगर प्रसाद हो, कुछ और हो, कड़ा प्रसाद हो, जो भी हो, वो पूरा ग्रहण करना है। एक दाना, एक बूंद भी नहीं बचाती, क्योंकि उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। अगर आप वो बचाती हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स नाले में फेंक रहे हैं। फिर गुरु जी को मत दोष दीजिए कि गुरु जी उस अंकल या आंटी को तो आपने इतना दे दिया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। और चौथा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, टोटल सरेंडर, विश्वास। आप गुरु जी पे विश्वास रखिए। गुरु जी बार बार कहती है, मंगो नहीं मनो। कुछ मांगने, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ आप आते रहिए और उन पर विश्वास रखिए। और मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। मैं आपको अभी तो आई थिंक टाइम है, मैं आपको कुछ और इंसिडेंट सुनाता हूँ। अंकल यू कैन कैरी ऑन प्लीज। हाँ, थैंक यू अंकल। मैं आपको बताता हूँ कि मैं गुड़गांव कैसे आया। मैं दिल्ली में रहता था। मैंने आपको बताया मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी नौकरी थी, चाणक्यपुरी में बढ़िया मकान मिला हुआ था, डिप्लोमेटिक एनक्लेव। कोई पावर कट नहीं, कोई वाटर कट नहीं, कोई भिखारी या बाबा आपको आके तंग नहीं करेगा वहां पर पता था रिटायर करेंगे वो मकान छोड़ना पड़ेगा। मैं पोस्ट तो बहुत अच्छी पे था, पर गवर्नमेंट में सैलरीज अच्छी नहीं होती, और उन दिनों तो खासकर अच्छी नहीं। अब तो फिर भी काफी अच्छी हो गई हैं। मैंने रिटायर किया 31 दिसंबर 2001 को। मेरी वाइफ भी अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे थी, मैंने आपको बताया। मेरे बाद उसको आर के पुरम में 1 साल मकान मिला, वो भी खत्म होने को आया। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक दिल्ली में द्वारका में एक 3 बेडरूम फ्लैट ले रखा था। तो एक दिन गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं बताया। एक दिन गुरुजी खुद मेरे से पूछते हैं, तू अब कहाँ जाएगा? मैंने कहा गुरुजी द्वारका में एक फ्लैट लेके रखा है, वहां जाऊंगा। नहीं द्वारका नहीं, तुम 500 गज का प्लॉट लेके गुड़गांव में अपना मकान बनाओ, बंगलो बनवाओ। मैं तो सुन के ठंडा हो गया। 500 गज का प्लॉट लेके बनाना, ना मेरे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी, ना मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ थी। मैंने कहा ये तो मेरी हैसियत से कहीं कहीं ऊपर है, मैं कैसे बनाऊंगा। अच्छा, जब हम वापस जा रहे थे, मे भी रात के 11 साढ़े 11 बजे होंगे, मैं और मेरी आंटी बात कर रहे थे। हमने कहा एक तो यार हम पिछले 50 साल से ज्यादा दिल्ली में रही हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया में, और गुड़गांव का उन्होंने उन दोनों इतना नाम भी नहीं था। उनका वो कैपिटल छोड़ के हम एक छोटे से गांव में चले गए। हम दोनों को ये बात नहीं जची, पर गुरुजी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अगली बार गए, गुरु कहते हैं अच्छा, खुद ही बगैर मेरे कुछ बताए या मांगे कहते हैं अच्छा छोड़ो गुड़गांव को, तुम ऐसा करो दिल्ली में ले लो, ग्रेटर कैलाश है ना, तुम वहां कुछ ले लो। हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतने खुशी, हमने कहा ये तो गुरुजी ने बगैर कहे हमारे मन की बात सुन ली। हमने जाके वहां पर देखना शुरू किया। देखा जो अपनी हैसियत थी, वो जो बिल्डर्स होते हैं ना,
एक आपका पुराना मकान लेके तोड़ दिया, उसमें 12 या 16 बना दिए, उनमें से एक हम अफोर्ड कर सकते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमने कहा यहाँ तो अगर मैंने गाड़ी रखी तो बेटे की गाड़ी रखने की जगह नहीं होगी। नहीं नहीं, ये तो हमें नहीं जचा। अच्छा, फिर हमने सोचा भाई दोनों बूढ़े हैं, रिटायर कर चुके हैं, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है कि पता नहीं वो साथ रहती हैं या नौकरी की वजह से कोई कहाँ चला जाता है। अच्छा होगा अगर किसी सोसाइटी में ले लेना तो वो ज्यादा है, अच्छा रहेगा। पर गुरुजी को कुछ नहीं बोला। अगली बार गए गुरुजी के यहाँ। अच्छा, तब तक एम्पायर स्टेट में रूल हो गया था कि आप हफ्ते में एक दिन आ सकते थे, तो हमारा दिन फ्राइडे था। अगले फ्राइडे को हम फिर गए। अगेन गुरुजी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। गुरुजी खुद ही बुला के बोलती है, अच्छा छोड़ो ग्रेटर कैलाश को, तुम ऐसा करो, यहाँ MG रोड मेट्रो स्टेशन के पास एक बहुत अच्छी सोसाइटी है हेरिटेज, आप उसमें ले लो, कोई फ्लैट ले लो। हम दोनों बड़े खुश हुए कि अजी गुरुजी ने तो हमारी बात सुन ली। गुरुजी ने किसी उनकी संगत वहां रहती थी, उसका नाम पता भी बताया, और उसने फिर हमें एक प्रॉपर्टी डीलर का नाम भी बता दिया। जब हमने वहां देखना शुरू किया, हमने देखा कि मेरी जितनी पूंजी है ना, वो बस एक फ्लैट लेने में लग जाएगी। इवन मेरे पास फर्नीचर लेने का पैसा नहीं बचेगा। फिर हमने भी सोचा, और दोस्तों रिश्तेदारों ने भी कहा, यार तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी सारी जिंदगी की पूंजी लग जाएगी, ना छत तुम्हारी ना मकान तुम्हारा, तुम कर क्या रहे हो। हमने भी सोचा ये तो ठीक कह रहे हैं। अगेन गुरुजी को कुछ नहीं बोला। अगली बार जब हम गए फिर गुरुजी कहते हैं, नहीं नहीं तुम छोड़ो हेरिटेज सोसाइटी को, तुम अपना प्लाट लेके वो बना लो। तब तक हमें इतनी अकल आ गई, हमने सोचा हाँ यही अकलमंदी होगी। पर हाँ, वहां मैंने एक ब्लंडर कर लिया। मैंने किसी गुरुजी को रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी थोड़ा छोटा प्लाट ले लो। कहते हैं अच्छा ठीक है, 500 गज नहीं, तुम 360 गज का ले लो, 500 से नीचे दैट इज द नेक्स्ट स्टैंडर्ड साइज। फिर हमने प्लाट देखना शुरू किया। एक प्लाट हमें पसंद आया, हमने बयाना भी दे दिया। शाम को कागज लेके गए कि गुरुजी से ब्लेस करवाएंगे। जैसे ही हम एम्पायर स्टेट एंटर हुए, हम मुंह खोलें या गुरुजी को इवन माथा टेकें, उससे पहले गुरुजी कहते हैं, ओ सुटेनो फ्रॉड पार्टी है। बाद में हमें पता चला कि वो सचमुच फ्रॉड पार्टी थी। उस प्लाट का रियल ओनर अमेरिका में बैठा हुआ था और कोई और मुझे बेवकूफ बना रहा था। और गुरुजी की कृपा से ऐसी फ्रॉड पार्टी से मुझे बयाना भी वापस मिल गया। फिर हमने और देखने शुरू किए। हमें एक प्लाट पसंद आया, गुरुजी को बताया, गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ ये ले लो। हमने ले लिया वो प्लाट। अच्छा, अब आया कंस्ट्रक्शन का शौक। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं, गुरुजी कह रहे हैं वहां बंगलो बनाओ, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे कि मैं आधी फ्लोर बना लूं। मेरा रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी सब मिला के मेरे पास आधी फ्लोर बनाने के भी पैसे नहीं थे। हमने कहा चलो नक्शा तो 3 फ्लोर का पास करवा लेते हैं, देखा जाएगा, जरूर जितना फिर बना सके बना लेंगे। मैंने 3 फ्लोर का नक्शा पास करवा लिया और कंस्ट्रक्शन शुरू की। एक दिन गुरुजी मेरे से पूछती हैं, तू पहले कहाँ रहता था। मैंने कहा चाणक्यपुरी का तो उन्हें पता था। मैंने कहा गुरुजी देवनगर। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले। मैंने कहा जी पटेल नगर में पिताजी का मकान था। अच्छा, उन्होंने उस मकान को ब्लेस कर दिया। हुआ ये कि हम 8 भाई बहन हैं। मेरे पिताजी की डेथ हुए कोई 25 साल हो गए थे, मदर की डेथ हुए 4-5 साल हो गए थे, और हम 8 भाई बहनों में कोई फैसला नहीं हो रहा था कि अगर इस मकान को बेचें तो प्रोसीड्स को कैसे डिवाइड करेंगे। कोई भाई कहता था कि सिस्टर्स को भी हिस्सा मिलना चाहिए, कोई कहता था नहीं नहीं सिस्टर्स को तो पापा ने डाउरी दी है, उनको क्यों देंगे हिस्सा। बात खटाई में थी। फिजिकल पोजीशन मेरे एक छोटे भाई के पास था और वो इतना हीरो था, वो कहता था तुम शेयर की बात कर रहे हो, तुम इस मकान में पैर तो रख के दिखा दो।
जो गुरुजी ने मेरे से पूछा कि पहले कहाँ रहते थे और मैंने उन्हें बताया पटेल नगर में, उन्होंने उस मकान को ब्लेस कर दिया। और सून इनफ 8 भाई बहनों में फैसला हो गया कि अगर मकान बेचें तो प्रोसीड्स ऐसे डिवाइड करेंगे। और मुझे वहां से पैसे आते गए और मेरा मकान बनना शुरू हो गया। फिर भी मुझे 3 फ्लोर्स बनाने के पैसे नहीं थे। धीरे धीरे करके सारी फिक्स डिपॉजिट्स खत्म हो गई थी। मैं प्लानिंग कमीशन में काम करता था पटेल चौक पे। उसी बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इंडियन ओवरसीज बैंक था, नेशनलाइज्ड बैंक। धीरे धीरे सब मेरे फिक्स डिपॉजिट्स भी खत्म होने लगे। एक दिन वो मैनेजर मुझे हंस के कहता है, जेठरा साहब अब सारे पैसे निकलवा लोगे तो हमारा बैंक कैसे चलेगा? मैंने कहा भैया मेरी तो आज ये हालत हो गई है कि मुझे लोन की जरूरत पड़ गई है। कहते हैं हमसे लो ना। मैंने कहा दो अंकल, एग्जैक्टली ऐसे बात हुई। उसने मुझे फॉर्म दे दिया, मैंने भर के दे दिया। मैं रिटायर कर चुका था, मेरी आंटी रिटायर कर चुकी थी। ऐसे को कोई बैंक टच नहीं करता। हम ये नेशनलाइज्ड बैंक बगैर कुछ रनिंग अराउंड किए, बगैर इन्फ्लुएंस लगाए कुछ, हमारा लोन सैंक्शन हो गया। और रिजल्ट ये हुआ कि जहां मेरे को आधी फ्लोर बनाने के पैसे नहीं थे, मेरी 3 फ्लोर्स बन गई। आज 1 फ्लोर पे हम मियां बीवी रहती हैं, 2 फ्लोर्स किराए पे हैं। उनके किराए से धीरे धीरे वो सारा लोन भी चुकता हो गया और मैं गुरुजी की कृपा से 3 फ्लोर्स वाले बंगलों का मालिक हूँ। अच्छा, मैं 2-3 चीजें और रिलेटेड आपको बताता हूँ। गुरुजी ने मुझे बताया कि कहाँ पर ये प्लाट लेना है। सुशांत लोक में, प्रेफरेबली ए ब्लॉक में। उन दिनों सुशांत लोक में सी ब्लॉक सबसे महंगा था, बी उससे सस्ता और ए ब्लॉक उससे सस्ता। मैंने सबसे सस्ता लिया। आज सुशांत लोक ए ब्लॉक के पास इफ्को चौक बन गया है, मेट्रो स्टेशन, 2 नेशनल हाईवेज वहां से गुजरती हैं। ए ब्लॉक सबसे महंगा है, बी उससे सस्ता और सी उससे सस्ता। तो गुरुजी ने मुझे इवन ए ब्लॉक में इतनी बढ़िया लोकेशन दिला दी। अच्छा, दूसरा, जिस मैंने ये जो आपको बताया कि पहले इधर देखा फिर उधर देखा, इस टाइम गुड़गांव में प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे, काफी बढ़ गए। मुझे इस प्रोसेस में 1 साल लग गया और उस टाइम में प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। पर गुरु जी की कृपा से मुझे ये प्लॉट 1 साल पुरानी प्राइस पे मिला। वो ऐसे कि ये किसी फाइनेंसर ने ले रखा था और उसका मकान मालिक के साथ, प्लॉट मालिक के साथ एग्रीमेंट था कि मैं 31 दिसंबर तक इसको बिकवा दूंगा, नहीं तो मैं अपने नाम पे ट्रांसफर करवा दूंगा। अगर वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवाता है तो उसको 5-7 लाख रुपए रजिस्ट्री के लगते हैं। मेरी डील हुई 23 दिसंबर को, इसीलिए उसने मुझे वो सस्ता दे दिया और मुझे 1 साल पुरानी प्राइस पे मिल गया। अच्छा, एक और बात, मैंने आपको बताया कि मैंने रिटायर किया, उसके बाद मेरी आंटी के नाम पे आरकेपुरम में मिला था। मेरी आंटी ने रिटायर किया 31 दिसंबर 2002 को। गवर्नमेंट का रूल है कि रिटायरमेंट के 8 महीने बाद तक आप गवर्नमेंट का मकान रिटेन कर सकते हैं। उसके बाद वो आपका सामान उठा के फेंक देते हैं। ये नहीं कि ये आपकी जागीर है, बस आप यहीं रहोगे। मेरा ये सारा प्रोसेस चल रहा था, मैंने तो तब तक अभी प्लॉट भी नहीं लिया था। अगस्त भी शुरू हो गया। अगस्त के शुरू में मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरे अब मकान में तो अभी काफी टाइम लगेगा, तब तक मैं क्या दिल्ली में ही कोई किराए पे लेके रहूं या गुड़गांव में आ जाऊं? गुरु कहते हैं हम बताऊंगा। हफ्ते में आप एम्पायर स्टेट एक दिन जा सकते थे। अगले फ्राइडे को मैंने फिर पूछा गुरुजी से वही सवाल, कहते हैं हाँ बताऊंगा। अगले फ्राइडे को फिर पूछा, कहते हैं हाँ बताऊंगा। अगले फ्राइडे को फिर पूछा, कहते हैं हाँ बताऊंगा। तब तक शायद 28 अगस्त हो गई थी। तब मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा गुरुजी
28 अगस्त हो गए हैं और आजकल गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, मुझे 31 अगस्त तक ये मकान खाली करना है। मैंने तब तक खाली नहीं किया तो वो मेरा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे, क्या इज्जत रहेगी मेरी? बोल के दें ले तू इतना बड़ा ऑफिसर सी तू क्यों कह नहीं सकता? अब गुरुजी के सामने तो हमारी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। मैं बाहर आया, मैंने आंटी को अपनी बोला, मैंने कहा मैं किसी को नहीं कह सकता। आज तो गुरुजी ने फंसा दिया हमें। गुरुजी कभी ऐसा करते तो नहीं है, पर आज तो उन्होंने हमें फंसा दिया। मैं किसी को नहीं कह सकता। हम गए, हम 3rd फ्लोर पे रहते थे। लिफ्ट में मेरा नेक्स्ट डोर नेबर मिला मुझे। मैं और वो एक दूसरे की शक्ल पहली बार देख रहे थे। हाँ, मेरी आंटी को वो एक आध बार लिफ्ट में मिल चुका था। उसने खुद बात शुरू की, कहते भाई साहब आप ये मकान छोड़ने वाले हो? मैंने कहा भाई साहब 8 महीने हो रहे हैं रिटायर किए, ये मकान तो छोड़ना ही पड़ेगा। कहते तुम्हारे बोलने से लग रहा है कि तुम छोड़ना नहीं चाहते। मैंने कहा भाई साहब मेरा कहीं कोई अरेंजमेंट ही नहीं हुआ, समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊंगा। कहते तो तुम यहाँ रहना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, अगर कुछ हो सके तो। कहता है कितना? मैंने कहा 2-3 महीने। कहता बस आपको जितना यहाँ रहना है रह लो, मेरा जिम्मा। वो भाई साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टेट ऑफिसर रह चुके थे और उस डेट को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का वो लीगल एडवाइजर था। वो मुझे एश्योरेंस देता है कि आपको जितना रहना है रह लो। फिर तो हम निश्चिंत होकर वहां रह गए 1-2 महीना, जब तक गुरुजी ने बताया कि हाँ जी आप गुड़गांव आ जाओ। और फिर हम तब तक किराए का लेके गुड़गांव में रहे जब तक हमारा ये मकान बने। ये हैं हमारे गुरुजी। हर छोटी छोटी हर बड़ी चीज का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, कुछ कहने की बात नहीं है। और यूं आपको हथेली पे उठा रखती। अच्छा अभी तो है टाइम, तो मैं आपको एक आध अपना और सत्संग सुनाता हूं। ये है सितंबर 2017 का। एक फ्राइडे का दिन था। मेरी बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती है। मैं लंगर सेवा कर रहा था। वो जो लंगर की थालियां होती हैं उनमें हलवा प्रसाद मैं डालता हूँ। मैं हलवा प्रसाद डाल रहा था। वो डालते डालते वहां खड़े हो सेवा करते मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। अब मेरी आंटी डॉक्टर है तो मैं तो समझ गया सिम्टम से। सर मैं खड़ा था, लंगर प्रसाद की थालियों में मैं हलवा प्रसाद डाल रहा था। अचानक मैंने देखा कि मेरी लेफ्ट आर्म एकदम लटक रही है, मैं उसे उठा नहीं सकता। लेफ्ट लेग में एकदम पावर नहीं है और मेरी स्पीच गई, मैं बोल नहीं सकता। क्लियर साइंस की ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। मैंने किसी अपने साथी सेवादारों को रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे मेरी आंटी तक लेके चलो। वो मेरे से कोई 3-4 मीटर्स के डिस्टेंस पे वो भी सेवा कर रही थी। वो दोनों मुझे पकड़ के लेके गए वहां आंटी। गुरुजी की प्लानिंग देखिए हर छोटी छोटी बात में। मेरे जो ग्रह ऐसे थे, मुझे हाँ वो आनी होगी, ब्रेन स्ट्रोक आना होगा, पर गुरुजी ने ऐसी जगह पे किया जहां चारों तरफ आई एम सराउंडेड बाय सेवादार। और आप जानते हैं गुरुजी के सेवादार कितने हेल्पफुल हैं। अगर मैं ड्राइव नहीं करता, मेरी आंटी ड्राइव नहीं करती। अगर कहीं और मुझे ये स्ट्रोक हुआ होता तो जब तक एम्बुलेंस आती मैं फंस जाता। अच्छा ये दो सेवादार मुझे पकड़ के ऑलमोस्ट लिटरली उठा के मुझे ले गए मेरी आंटी के पास। जैसे ये ले जा रहे थे, सामने से एक एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था। जिस तरीके से मुझे ये ले जा रहे थे वो तो मुझे देख के समझ गया कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। गुरुजी की कृपा से उसके जेब में सार्बिट्रेट और डिस्प्रिन दोनों थे। दोनों निकालने के उसने मुझे दे दी। अंकल ये तो खा लो। मुझे फर्स्ट एड तो वहीं की वहीं मिल गई। फिर हमने एम्स में कार्डियोलॉजिस्ट को फोन किया, जिससे मैंने बाईपास ऑपरेशन करवाया था 13 साल पहले।
कि मेरी आंटी ने उसको बताया कि भाई इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम एम्स में आना चाहते हैं। कहते हैं ऐसी गलती मत करना, एम्स में तो इतनी रश होती है, कोई आपको घुसने भी नहीं देगा, और इसके लिए एवरी मिनट इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा होगा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इसे ले जाओ जो वहां नजदीक हो। तो हमने फैसला किया कि हम फोर्टिस वसंत कुंज में जाएंगे। मेरी आंटी ने उन सेवादारों को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज कोई एम्बुलेंस तो मंगा दो। वो कहते हैं आंटी कैसी बातें कर रही हो, एम्बुलेंस आने में तो पता नहीं कितनी देर लगेगी, हम है ना। 2 सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए, उनमें मैं, मेरी आंटी, मेरी बेटी और 3 सेवादार। हम निकले बड़े मंदिर से फोर्टिस वसंत कुंज के लिए। रात के लगभग 9 बजे थे, नवरात्रे चल रहे थे। छतरपुर रोड पे ट्रैफिक का ये हाल होता है कि आप कह नहीं सकते कि फोर्टिस वसंत कुंज पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगेगा या 2 घंटे, पर गुरु जी की कृपा से हमें कहीं पर भी जरा सी ट्रैफिक या एक भी रेड लाइट नहीं मिला। अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल, पर गुरु जी तो कुछ भी करते हैं ना। हम फटाफट फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ से निकले, मेरी आंटी ने बेटों को भी फोन कर दिया कि पापा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम फोर्टिस वसंत कुंज जा रहे हैं। बड़ा बेटा एंड्रूजगंज में रहता है गवर्नमेंट क्वार्टर में, वो, उसकी आंटी, उसके 2 छोटे बच्चे तैयार हुए, वहां से निकले। उनको आना था वाया साउथ एक्सटेंशन, जहां पर उन दोनों मेट्रो का काम चल रहा था। होल ऑफ अरविंदो मार्ग नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम्स एंड रेड लाइट्स, उनको भी गुरुजी की कृपा से कहीं जरा सी ट्रैफिक नहीं मिली। इनफैक्ट वो हमसे पहले फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए, और जब तक हम पहुंचे वो इमरजेंसी गेट पे ट्रॉली और नर्सेस को लेके हमारे रिसेप्शन के लिए खड़े थे। तब तक मुझे फर्स्ट एड तो मैंने आपको बताया मिल गई थी गुरुजी की कृपा से, और मेरी एवरी मिनट मेरी हालत सुधर रही थी। मुझे अंदर वहां ले गए, उन्होंने मेरा एक आध टेस्ट किया, कहते हैं हाँ जी आपको ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है पर खतरे की बात नहीं है, यू आर आउट ऑफ डेंजर। हाँ, हम आपको टू बी ऑन दी सेफ साइड 3-4 दिन आईसीयू में रखेंगे। हमने कहा मैं इतना बेटर फील कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, और आप कह रहे हो मुझे आईसीयू में रखोगे, ये तो लूटने वाली बात हो गई। हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम तो एम्स में जाएंगे, हमें वहां के डॉक्टर्स पे ज्यादा भरोसा है। अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हमने डिस्चार्ज करवा लिया, हम एम्स गए, जबकि मुझे वार्न किया गया था कि आप यहाँ घुस नहीं सकोगे। उन्होंने भी इमीडिएटली मुझे एंटरटेन किया, एक आध टेस्ट किया। लगभग 2 घंटे के बाद एक सिस्टर आके कहती है भाई साहब इमरजेंसी वार्ड में एक बिस्तरा खाली हो रहा है, आप वो बिस्तरा ले लीजिए। जहां मुझे कहा गया था कि आप घुस नहीं सकोगे, गुरु जी की कृपा से मुझे बिस्तरा भी मिल गया। तब तक सैटरडे मॉर्निंग हो गया सारा। उन्होंने 1-2 और टेस्ट किया उस दिन। अगले दिन सवेरे बोलते हैं जी आज तो संडे है, आज तो कोई सीनियर डॉक्टर आएगा नहीं। हमने कहा फिर हमें शॉर्ट लीव दे दो, हम कल आ जाएंगे। कहते हैं हाँ। उन्होंने मुझे शॉर्ट लीव दे दी। वहां से मेरे बेटे का घर एंड्रूजगंज तो 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। हम उसके यहाँ चले गए, 24 घंटे वहां रहे। अगले दिन सवेरे यहाँ आए, सीनियर डॉक्टर्स ने मुझे एग्जामिन किया, सबने कंफर्म किया कि हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, पर यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर। हाँ, आपके ये 2-3 टेस्ट और करने पड़ेंगे और आपको अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी 6-8 महीने। मैंने कहा ये जरूरी है कि मैं यहाँ रह के वो टेस्ट कराऊं? कहते हैं नहीं, आप बेशक डिस्चार्ज ले लो, जब आपको सूट करे बाद में आके एज आउटडोर पेशेंट आप वो टेस्ट करवा लेना। मैंने उसी दिन छुट्टी ले ली, वो टेस्ट मैंने बाद में करवाए। गुरुजी की कृपा से सब ठीक हुआ आए। डॉक्टर्स ने इंसिस्ट किया था कि आपको 6-8 महीने अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। मैंने एक दिन भी फिजियोथेरेपी नहीं करवाई।
आज मैं आपके सामने हूँ एकदम भला चंगा। ये है मेरे गुरुजी की महर। आप उन्हें याद करो या ना करो, वो आपके अंग संग रहते हैं। हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बुलाया है। बस आप यहाँ आते रहे। अच्छा, गुरुजी की दो मोस्ट कॉमन फ्रेजेस, टू फ्रेजेस जो वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जब आप उनके पास जाएं तो कहते हैं कल्याण कीता, और जब आप उनसे आज्ञा लो कहते हैं जा ऐश कर। और उनका जा ऐश कर कहना इज नॉट फॉर टुडे, नॉट फॉर दिस ईयर और दिस लाइफ टाइम, इट्स फॉर ऑल टाइम्स टू कम। कल्याण कीता हुण जा ऐश कर, इससे ज्यादा मैं उनसे मांग ही क्या सकता। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ आते रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। जैसे गुरु जी कहते हैं, मंगो नहीं मनो। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मे गुरु जी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा लगा आपके सत्संग सुन के। जैसे आपने काफी मेडिकल कंडीशंस के ऊपर आज बताए हैं सत्संग। जैसे आप सत्संग कर रहे थे, मेरे घर में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। शी इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेथलेसनेस, शी इज नॉट एबल टू सिट। आपका सत्संग मैंने वही लगाया हुआ था रूम में, सो गुरुजी की थोड़ी पॉजिटिविटी मिले। सो जो भी आप बोल रहे थे इट वाज एप्लीकेबल टू अस, काफी आंसर्स मिले। So thank you for your time. Thank you for sharing wonderful experiences with us. May Guruji bless you and your family. You have endured enough, and we sincerely hope that you don't have to see bad days again. थैंक यू आंटी। आई एम श्योर गुरुजी ने इसीलिए मेरे आपकी मदर के लिए ही मेरे से इतने ये सत्संग करवाए हैं आज। हाँ जी, exactly. Thank you so much. Over to you, Suresh uncle. थैंक यू आंटी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। केटर अंकल। जय गुरु जी अंकल। अंकल आपका सत्संग तो एवरीबॉडी स्पीचलेस। इतने अच्छे सत्संग आपने सुनाए और मन करता है कि सुबह तक। ऑल क्रेडिट गोज टू गुरु जी। करने वाले भी वो, कहलवाने वाले भी वो। कोई शक नहीं है। गुरु जी की महिमा तो इतनी पार है कि बस गुरु जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका एक सुंदर सत्संग के लिए। और नेक्स्ट क्वार्टर मैंने ये सोचा हुआ कि एक साल में आपको कम से कम 4 सत्संग जरूर करवाने हैं एक साल में। और बिल्कुल मैं लास्ट चेक कर रहा था कि आपका पिछला सत्संग 3 महीने पहले हुआ था हमारे प्लेटफॉर्म से ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोबारा आप बहुत जल्दी आपको आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु परिवार की तरफ से। ओवर टू यू कनिका आंटी। जय गुरु जी अंकल। अब शुक्राना भजन प्ले करेंगे, उसके बाद मंत्र जाप और फिर हम सब गुरु जी से आज्ञा लेंगे। सो जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम, तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना।
शुक्राना शुक्राना तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम शुक्राना 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 कारवां जिंदगी में नूर तेरा है सारी कायनात में सरूर तेरा है कारवां जिंदगी में नूर तेरा है सारी कायनात में सरूर तेरा है काफिरा तो कर दे फकीर सबनू रहमो करम ये जरूर तेरा है आरज़ों में शामिल है तू तेरी भक्ति में डूबा है तेरा दीवाना शुक्राना 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 तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम शुक्राना 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 मेहर तेरी दे ऐसे रंग बरसे जो भी चाह मैंने मिला तेरे दर से मेहर तेरी दे ऐसे रंग बरसे जो भी चाह मैंने मिला तेरे दर से गुजारिश है दासों की तेरे गुरुजी हाथ ना उठाना कभी सर से दिल में दिमाग में तो रूप तेरा है सांसों में बजे तेरे नाम का तराना शुक्राना 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 तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम शुक्राना 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 बेदर्द ज़माने ने रुलाया मुझको तन्हा समझ के सताया मुझको बेदर्द ज़माने ने रुलाया मुझको तन्हा समझ के सताया मुझको अब कोई जिंदगी में गम ना रहा गले जब से तुमने लगाया मुझको वारे वारे जाऊं तेरी महिमा के मैं तूने मुझ पे लुटाया खुशी का खजाना शुक्राना 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 तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम शुक्राना 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 गुरुजी तेरा शुक्राना
जय गुरु जी संगत जी। अब हम सब मंत्र जाप करेंगे और उसके बाद हम सबको अनम्यूट करेंगे ताकि सब गुरु जी से आज्ञा ले सके कल फिर एक और नए सत्संग के साथ जुड़ने के लिए। जय गुरु जी। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः जय गुरु जी। संगत जी, आप सब अनम्यूट होके गुरु जी से आज्ञा लीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। Thank you Guruji for all the blessings. जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु आज्ञा जी, सही, शुक्राना आपका गुरु कोटि जी। कोटि शुक्राना। एक सेकंड। गुरु जी आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, please take maaf गुरु जी, शुक्राना for all your blessings गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐक्य गुरु जी। तो एक वो थैंक यू गुरु जी। जय गुरु थैंक जी, यू अनंतम फॉर शुक्राना गुरु एवरीथिंग। जी। थैंक यू गुरु जी। दुदु বাইদেউ मेरा কয় सेवा বুজি नीचे ভাবিলে बनाए মই আনকি रखना। চুপাৰি কনো পাই যাওঁ বুজিছনে বোলে চুপাৰিও পাই যাওঁ বোলে ভিডিঅ' বোলে খং কৰে ন কেনেবাকে নহয় কেনেবাকে মোৰ মানুহ যোগাৰ হৈ যায় বোলে আনিবলৈ ऐसे नहीं है, वो भी नहीं उतरने।